निश्चित तौर पे खतरा है। मैं तो बल्कि राजेंद्र पाल गौतम जी से ये कहूँगा कि इनको सुरक्षा में रहना चाहिए, इनको थोड़ा अपना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस समय सरफिरे लोगों की कमी नहीं है। और जो आप राजस्थान वाली बात कर रहे हैं तो वो तो प्लांटेड था, वहाँ उनकी हत्या करवाई गई थी, क्योंकि हत्या करने वाले लोग भी फिर बाद में बीजेपी के निकले थे, तभी बीजेपी उसमें शांत हो गई। और यहाँ भी देख लीजिए कि राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ अगर कोई वारदात होती है, वैसे तो हम चाहेंगे कि भाई जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जो मिशन की बात कर रहे हैं, जो बहुजनों की बात कर रहे हैं, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे। आज के समय में ऐसे लीडर्स कम हैं जो अपने निजी स्वार्थ को ताक में रख के समाज की बात करते हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी में अगर पिछड़ों और दलितों की देखी जाए तो मुझे लग रहा है कि 50% से ज़्यादा विधायक और सांसद होंगे, लेकिन एक भी विधायक और सांसद जो है खुल के कभी नहीं आता। सारे संत इस समय राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के चक्कर में पड़े हुए हैं, सब सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में है। एक वो था वो मध्य प्रदेश वाला, वो भी कह रहा था कि हिंदुओं को जो है वो मुसलमानों की गर्दनें काट देनी चाहिए, ये कर देना चाहिए। और मौजूदा समय में ये देखने में आया है, जो संत इस तरह के बयान दे रहा है और जो जितने ज़्यादा बयान दे रहा है, नरसिम्हा राव, वो नरसिम्हानंद है, वो नरसिम्हानंद, हाँ, तो वो भी इसी तरीके से। तो ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के तरीके हैं। तो जो अभी अयोध्या में जो संत ने प्रवचन दिए हैं इस तरह के, और जो इस तरह की जो मुनादी पीटी है, तो इसको हमें बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये संत लोग जो हैं ये अब राजनीति करना चाह रहे हैं। ये साधु संतई तो इनका जो है एक तरीके से क्या कहते हैं, दिखावटी अमली जामा था। असली मकसद इनका ये है कि इनको आना है राजनीति में। क्या तो संत की भाषा ये हो सकती है? संत तो इन चीज़ों से मतलब ही नहीं रखता है। साधु संत जो होते हैं वो तो अपना एकांतवास में रहते हैं, वो इस तरह के कोई बयान दे ही नहीं सकते। ये सब लोग ढोंगी लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, और इन लोगों ने धर्म के नाम की अपनी दुकानें खोल रखी हैं। और हमारे युवाओं को, ख़ास तौर से जो दलित और पिछड़े युवा हैं, इनको भटका रखा है, इनको अपने रास्ते से भटका रखा है। धर्म के नाम पे इनसे हिंसा करवाना, धर्म के नाम पे समाज में नफरत फैलाने का काम करवाना, ये सब काम ये संत लोग कर रहे हैं। और इसमें ये अपने निजी स्वार्थ को देख रहे हैं। साधु संत को की जो असली साधु संत होगा उसकी इस तरह की कोई भाषा नहीं होती है, क्योंकि साधु संत बहुत ही मर्यादित भाषा में, बहुत ही नपीतुली भाषा में बात करते हैं साहब। देखो साहब, एक कहावत है, जब सैया बहु कोतवाल तो डर काहे को। ठीक है, करने वाला कौन है? वही बीजेपी आरएसएस के लोग। जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी में कौन बैठे हैं? आरएसएस के लोग। ठीक है, बस उन्होंने एक जज का एक मुखौटा ओढ़ रखा है, लेकिन इंटरनली देखा जाए, अंदरूनी तरीके से, तो वो वही लोग हैं। और वो लोग साफ तौर पे एक संकेत देना चाह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ जो सवर्ण लॉबी है, जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, वही लोग यहाँ का प्रिविलेज ले सकते हैं। जो हमारे देश के साधन है, संसाधन है, उन पे आरएसएस की अगर मंशा चली, अगर इन्होंने आगे भी शासन किया, तो इनकी जो स्ट्रेटजी है, इनकी जो रणनीति है, वो ये रहेगी कि देश के जितने साधन संसाधन हैं उन पे जो चंद लोग हैं, 10-15% लोग हैं, इनकी ये लोग आधिपत्य हर जगह बनाने का प्रयास करेंगे। और जो गरीब गुर्गे, जो पिछड़े शोषित वंचित लोग हैं, इन लोगों को ये मुख्य धारा से हटाने का काम करेंगे। तो जो ये इस समय चल रहा है जो माहौल, चाहे वो आजम खान साहब को लेके हो, चाहे वो विपक्ष के किसी भी नेता को लेके हो, शिवसेना के जो प्रवक्ता थे वो भी अभी जेल में हैं। ठीक है, और भी तमाम नेता अभी जेल में हैं। जो बीजेपी सरकार के खिलाफ बोल रहा है वो जेल में, और जो बीजेपी सरकार के लिए बोल रहा है उसको Z+ सुरक्षा मिल रही है, 22+ सुरक्षा मिल रही है, उसको पद्मश्री मिल रहा है। कंगना रनाउत जो थी उसकी भाषा आपने देखी है, वो भी तो उसी तरीके की भाषा थी। और तमाम जो बीजेपी के प्रवक्ताओं की आप भाषा देख लीजिए, वो भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। शहजाद पूनावाला हो, चाहे कोई भी हो, हाँ, नूपुर शर्मा हो, चाहे ओवैसी साहब हो, ये तमाम लोगों की भाषा शैली वही है। और इनको कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली पीछे आरएसएस और संघ की शरण प्राप्त है। इस वजह से इनके इतने
इतने दिमाग बड़े हुए, इनके इतने हौसले बड़े हुए, नहीं तो अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा जैसे सांसदों का और नेताओं के जो बयान है वो बयान ऐसे हैं कि इनके ऊपर तो राष्ट्रद्रोह का केस भी कम है। जिस तरीके से ये समाज में जाके नफरत फैलाने का काम करते हैं और पिछले 3 साल में 2019 से लेके अब तक जितनी भी इस देश में हिंसा की वारदातें हुई हैं उसमें इन्हीं तरह के लोगों का हाथ रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार की तरफ से और कोर्ट की तरफ से इनको सिर्फ फटकार मिलती है। नूपुर शर्मा को क्या दिया? फटकार दी। प्रवेश वर्मा को क्या दिया जी? स्पष्टीकरण दो। और आजम खान साहब को क्या दिया? आजम खान साहब को ये बोल दिया कि साहब आपको 3 साल की जेल देगी। योगी आदित्यनाथ जी को क्या दिया? योगी आदित्यनाथ जी का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो खुलेआम कह रहे हैं कि भाई हम मुस्लिमों का कत्ल करेंगे। उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई और उन्होंने तो अपने सारे वो भी वापस ले लिए। और जो विधायक है नंदकिशोर गुर्जर जी की बात कर रहे हैं तो उनके भी बयान इसी तरीके के हैं। तो सरकार पूरी की पूरी लिप्त है, सरकार पूरी की पूरी जो है इसमें भेदभाव का काम कर रही है साहब। इस समय न्याय के जो है वो 2 तरह के पैमाने हैं। आप बीजेपी के लिए बोलते हैं तो आपके लिए फैसले अलग होंगे, आप बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो आपके लिए फैसले अलग होंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने क्या बोला कि उत्तर प्रदेश चुनाव में 5 से 10% वोटों की चोरी हुई। हर विधानसभा पे 15 से 20 हज़ार वोटों की चोरी हुई, वोट काटे गए। तो हाई कोर्ट का क्या कर्तव्य बनता था? इसकी निष्पक्ष जांच करवाते कि हाँ भाई कोई बड़ा नेता, कोई पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह का बयान दे रहा है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। 2019 की वोटर लिस्ट उठा लो, 2022 की वोटर लिस्ट उठा लो, दोनों को कंपेयर कर लो, देख लो हाँ भाई जो सही है तो ठीक है, गलत है तो ठीक है। अब उन्होंने ये बोल दिया कि साहब हम आपको 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, आप साबित करो। अरे साबित करने का जो काम है वो याचिकाकर्ता का है या कोर्ट का है? कोर्ट है, वकील है, सिस्टम है, मशीनरी है सरकारी, ये लोग करें ना साबित, ये लोग जांच करें ना। फिर इनका क्या काम होगा? जो जांच एजेंसियां हैं, जो पुलिस है, प्रशासन है, इनका फिर क्या काम है? ये सिर्फ क्या मुफ्त में सत्ता की मलाई लेंगे? भाई अगर विपक्ष की किसी पार्टी के बड़े नेता ने कोई बात कही है तो उस बात को भी तो वजन देना चाहिए। तो ये साफ तौर पे ये संकेत दे रहा है कि आप साफ सरकार के खिलाफ मत बोलो। सरकार के खिलाफ बोलोगे तो आप खुद कटघरे में खड़े हो जाओगे। सतना के एक सांसद हैं, उन्होंने सतना के जो सांसद हैं मध्य प्रदेश सतना के, वो पहले ओबीसी डिपार्टमेंट के संसदीय बोर्ड के चेयरमैन थे। उन्होंने पिछड़ों के लिए क्रीमी लेयर का विरोध किया तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा क्योंकि वो मंडल कमीशन की उपज थे। मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और वो कह रहे थे कि मैं इसका विरोध करूंगा, संसद में चर्चा करूंगा, हालांकि मुझे पता है मुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और उनकी बात बिल्कुल सच हो गई, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उनको ओबीसी डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन पद से उससे हटा दिया गया, संसदीय बोर्ड से। तो बीजेपी में इस समय ऐसा है कि अगर आप दलित की, पिछड़ों की बात करेंगे तो आपको ये लोग साइड कर देंगे। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा, इस समय जो बीजेपी सरकार है वो सरकारी मशीनरी को कमज़ोर करना चाह रही है। कैसे? पिछले फरवरी के महीने में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग डिसॉल्व हो गया था और अब नवंबर चल रहा है, तकरीबन 9 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है और अभी तक पिछड़े वर्ग आयोग का गठन सरकार द्वारा नहीं किया गया है। क्योंकि पिछड़े वर्ग आयोग का जब गठन हुआ था तो उसमें थोड़ा बहुत पिछड़ी जातियों को न्याय मिलना शुरू हो गया था। सरकारी नौकरी हो या उनको सामाजिक न्याय की बात हो, उसमें उनकी थोड़ी बहुत सुनवाई होने लग रही थी। तो अब मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी फिर किस तरीके के पिछड़े हैं। जब वो वोट लेने के लिए आते हैं तो कहते हैं कि मैं ओबीसी का हूँ, मैं पिछड़े का बेटा हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ। तो ये जो ओबीसी डिपार्टमेंट का गठन है ये मोदी जी द्वारा क्यों नहीं किया जा रहा है? तो अगर दर्शक इस बात को सुन रहे हैं तो इस मुद्दे पे भी हमें चर्चा करनी चाहिए कि ये कैसी सरकार है जो पिछड़ों के हक को खा रही है, बहुजनों के हक को कमज़ोर कर रही है, रिजर्वेशन का विरोध कर रही है, मनवाद को बढ़ावा दे रही है और इस तरह की जो सांप्रदायिक ताकत है इनको मजबूत करना चाह रही है।